हेलो गाइस, लेट अस स्टार्ट ऑर्डर ऑफ आइटम फाइनेंशियल स्टेटमेंट सी एंटर का। आपको ये चैप्टर दिला सकता है 9 to 14 मार्क और हमें बहुत ही फास्ट रिवीजन ये रखना है। ठीक है। इंट्रोडक्शन में क्या है कि कंपनी प्रिपेयर करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर गैप के हिसाब से, और उसे गैप को कॉमनली रिफर्ड किया जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और शेड्यूल 3 के हिसाब से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट किसे बोलते हैं? जो कि एग्जामिनेशन होता है एंटिटी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उसका डिस्क्लोजर किसके द्वारा? बाय इंडिपेंडेंट ऑडिटर के द्वारा। द रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन इज ए report by the auditor attesting to the truth and fairness of the presentation of financial statement and related disclosure. प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल में स्टेटमेंट किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बाय द मैनेजमेंट। और एसेसन का डिफिनेशन हमें देख लेना है। इट रिफर टू द रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट एक्सप्लिसिट और अदरवाइज दैट आर इम्बॉडीड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज यूज्ड बाय द ऑडिटर टू कंसिडर द डिफरेंट टाइप ऑफ पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट दैट मे ऑकर इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपनी मैनेजमेंट मेक इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट क्लेम रिगार्डिंग किस का सेशन के लिए? इंस्टेंस, राइट एंड ऑब्लिगेशन, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन, कट ऑफ, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। कंपनी एग्जांपल दिया है, यहाँ हम एग्जांपल देख लेंगे। कंपनी का बैलेंस शीट शो कर रहा है बिल्डिंग जिसका कैरिंग अमाउंट है 50 लाख। ऑडिटर इसमें क्या क्या एसेशन वगैरह चेक करेगा? ERCP, इंस्टेंस, राइट एंड ऑब्लिगेशन, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन। इंस्टेंस में क्या देखेगा कि वो बैलेंस शीट में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, बैलेंस शीट डेट में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। राइट एंड ऑब्लिगेशन में ये देख लेगा कि ऑन एंड कंट्रोल सच बिल्डिंग कर रहा है कि नहीं। कंप्लीटनेस में ये चेक करेगा कि ऑन एंड कंट्रोल बाय कंपनी एक्स 50 लाख के अंदर में है कि नहीं। वैल्यूएशन सेशन में क्या चेक करेगा? वो वैल्यूड करेक्टली हुआ है कि नहीं। ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट हमें देख लेना है इनकम स्टेटमेंट कैप्शन कंप्राइजिंग रेवेन्यू एंड एक्सपेंस बैलेंस ऑकरेंस इनकम स्टेटमेंट कैप्शन कंप्राइजिंग रेवेन्यू एंड एक्सपेंस बैलेंस। और रेवेन्यू और एक्सपेंस बैलेंस का हमें यहाँ देख लेना है, जैसे कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस और सेल्स का। ऑकरेंस, कंप्लीटनेस, कटअप, OCC, MP, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। ऑकरेंस, कंप्लीटनेस, कटअप, मेजरमेंट एंड प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, OCC, MP याद रखना है सेशन। ऑकरेंस में क्या देख लेना? वो प्रॉपर्ली ऑकर्ड हुआ है कि नहीं, और एंटिटी से वो रिलेट करना चाहिए। और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में हमें ये देख लेना है कि वो ड्यूरिंग द पीरियड में होना चाहिए, और ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर जो कोई भी अनऑथराइज पर्सनल को दिया रहता है उसे एक्सक्लूड कर देना है। रिकॉर्डेड सेल रिप्रेजेंट करना चाहिए व्हिच आर ऑर्डर्ड बाय वैलिड कस्टमर एंड डिस्प्लेस्ड एंड इनवॉइस इन द पीरियड। रिकॉर्डेड सेल रिप्रेजेंट करना चाहिए कि इनवॉइस के हिसाब से वो डिस्प्लेस किया रहेगा। कंप्लीटनेस में हमें ये देख लेना है कि ट्रांजैक्शन है बिन वो पूरा का पूरा कंप्लीट रहना चाहिए। कोई भी ऐसा भी ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए जो ओमिट हुआ हो। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द पर्सनल हैव बीन फुली अकाउंटेड फॉर। ऑल द जेन्युइन सेल्स हैव बीन रिकॉर्डेड। कटअप में हमें क्या देखना है? वो कटअप में हमें देखना है वो पीरियड एंड तक वो प्रॉपर्ली प्रेजेंट किया रहना चाहिए। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस रिकॉग्नाइज ड्यूरिंग द पीरियड रिलेटेड टू द करेंट अकाउंटिंग पीरियड ओनली। वो 30 जैसे कि 22 to 23 के लिए कटअप डेट हो जाएगा 31 मार्च। ठीक है। और 31 मार्च में उसी पीरियड के लिए वो रिकॉर्डेड होना चाहिए, ना कि नेक्स्ट ईयर का, जैसे कि अप्रैल में ऑफ 23 वो रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। अप टू 31 मार्च ओनली रिकॉर्ड होना चाहिए। सेल इंक्लूड द डिस्प्लेस ऑफ गुड मेड एट द ईयर एंड हैज द बिलोंग टू द रिलेवेंट पीरियड। मतलब सेल्स रिलेवेंट पीरियड के लिए शो कर रहा है, इसीलिए वो भी आ जाएगा उस कटअप डेट तक। और मेजरमेंट में transaction have been recorded accurately at the appropriate amount in the financial estimate. There have been no error while preparing document or in posting transaction in ledger. The figure and explanation are not misstatement. मतलब कोई भी फिगर अमाउंट वगैरह सब मिसस्टेट ना करना चाहिए। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस हैव बीन मेजर कैलकुलेटेड एक्यूरेटली। एनी एडजस्टमेंट सच एज कोई भी एडजस्टमेंट वगैरह हो, TDS वगैरह, वो प्रॉपर्ली रिकॉन्साइल होना चाहिए और अकाउंटेड फॉर होना चाहिए। सेल्स करेक्टली रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ इनवॉइस के बेसिस में सेल्स प्रॉपर्ली रिकॉर्ड होना चाहिए। कोई भी डिस्काउंट वगैरह सब है वो प्रॉपर्ली एडजस्टेड और अकाउंटेड फॉर होना चाहिए। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर में क्या देखना है? वो फेयरली क्लासिफाइड और प्रेजेंट होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट आर अप्रोप्रिएटली सेग्रीगेटेड और डिसएग्रीगेटेड। कोई भी ट्रांजैक्शन और इवेंट है प्रॉपर्ली सेग्रीगेट हुआ है कि नहीं और डिसएग्रीगेट हुआ है कि नहीं। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर एक्सेशन आर कंसिडर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट टू डिटरमाइन दैट डिस्क्लोजर आर कंप्लीट एंड एक्यूरेट। मतलब डिस्क्लोजर वगैरह सब कंप्लीट एंड एक्यूरेट होना चाहिए।
कोई भी ऐसा डिस्क्लोजर है जो कि सस्पेक्टेबल टू द मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, वो रिक्वायर करेगा सिग्निफिकेंट जजमेंट और क्वालिटेटिव असेसमेंट। ऑडिट टीम एसेस करेगा कंप्लीटनेस एक्यूरेसी ऑफ डिस्क्लोजर बाय डिटरमाइनिंग दैट द डिस्क्लोजर प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन इन मैनर दैट डजंट मटेरियली ओमिट, डिस्टोर्ट और मिसलीड द यूजर। जो कोई भी ट्रांजेक्शन वगैरह सब छूटा ना हो, मिसलीड नहीं करना चाहिए यूजर को। The description and disclosure of the transaction are relevant and easy to understand। डिस्क्रिप्शन और डिस्क्लोजर ऑफ ट्रांजेक्शन रिलेवेंट होना चाहिए और इजी होना चाहिए, समझने के लिए इजी होना चाहिए। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हैव बीन फेयरली एलोकेटेड बिटवीन, मतलब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस फेयरली एलोकेट होना चाहिए। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ पर्सन रिलेटिंग टू एनी सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट अदर दैन इन्वेंट्री। रेवेन्यू शैल बी डिस्क्लोज सेपरेटली एज ए रेवेन्यू arising from sale of products, sale of service and other operating revenue। Balance sheet caption comprising asset, liabilities and equity balance। इसमें कौन कौन सा एसेसन हमें चेक करना है? ERCB CP, existence, right and obligation, completeness, valuation, cut up, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। एग्जिस्टेंस में क्या देखना है, वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं पीरियड एंड तक। इन्वेंट्री बैलेंस में वही देखना है कि वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं पीरियड एंड तक। कंप्लीटनेस में हमें क्या देखना है, वो कंप्लीटनेस में वो प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ऑल इन्वेंट्री यूनिट बाय द एंटिटी दैट शुड बी हैव बीन प्रॉपर्ली रिकॉर्ड होना चाहिए। थर्ड पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ एंटिटी हैव बीन इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री बैलेंस। इन्वेंट्री हेल्ड बाय एंटिटी एज अ consignee on behalf of third party, that is consignee, shall be excluded। कटअप में whether all asset and liabilities are reported in the appropriate period। कटअप में हमें ये देखना है कि ऑल एसेट एंड लाइबिलिटीज आर रिपोर्टेड इन द एप्रोप्रिएट पीरियड। मतलब इन्वेंट्री बैलेंस डजंट इंक्लूड एनी एलिमेंट ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ऑल आइटम ऑफ इन्वेंट्री पर्टेनिंग टू रिलेवेंट ईयर शैल बी इंक्लूडेड रिगार्डलेस ऑफ द लोकेशन। और गाइज हमें यहाँ कंप्लीटनेस में ये देखना है कि वहाँ पर प्रॉपर्ली कोई भी थर्ड पार्टी के साथ इन्वेंट्री पड़ा हुआ हो तो उसे इंक्लूड कर लेना है। लेकिन कोई भी इन्वेंट्री कॉन्साइनी के पास पड़ा हुआ रहेगा तो उसे हमें इंक्लूड नहीं करना है, उसे एक्सक्लूड कर देना है। और कटअप एसेसन में हमें क्या देखना है, कटअप एसेसन में हमें देखना है कि कोई भी इन्वेंट्री बैलेंस है वो इंक्लूड नहीं करना चाहिए वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए। वो मतलब इसी अप टू द सेम डेट, अप टू द फाइनेंशियल ईयर डेट वो सिर्फ इंक्लूड रहना चाहिए। ऑल आइटम ऑफ इन्वेंट्री पर्टेनिंग टू द रिलेवेंट ईयर शैल बी इंक्लूडेड रिगार्डलेस ऑफ द लोकेशन। ठीक है। और वैल्यूएशन में हमें क्या देखना है, मतलब एसेट लाइबिलिटी इक्विटी बैलेंस वैल्यू एप्रोप्रिएटली हुआ है कि नहीं। द अमाउंट एट व्हिच दे आर रिकॉर्डेड आर एप्रोप्रिएट, दे आर नो ओवर स्टेटमेंट अंडर स्टेटमेंट, कोई भी ओवर स्टेटमेंट अंडर स्टेटमेंट नहीं रहना चाहिए। इन्वेंट्री अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के हिसाब से होना चाहिए। लोअर ऑफ कॉस्ट और ENRB व्हिच हैव बीन लोअर, एनी कॉस्ट दैट कुड नॉट बी रीजनेबली एलोकेटेड, जो कोई भी कॉस्ट ऐसा जो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और एबनॉर्मल वेस्टेज के हिसाब से एलोकेट नहीं किया रहेगा उसे हमें एक्सक्लूड कर देना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री से। एक्सेप्टेबल वैल्यूएशन फीफो के बेसिस में हुआ है कि वेटेड एवरेज के हिसाब से हुआ है वैल्यू इन्वेंट्री को वैल्यू करने के लिए, वो हमें चेक कर लेना पड़ेगा। ठीक है। राइट एंड ऑब्लिगेशन में हमें क्या देखना है, राइट एंड ऑब्लिगेशन में हमें ये चेक करना है कि कोई भी एसेट वगैरह सबको उसका राइट एंटिटी के पास है कि नहीं, वो देखना है। और कोई भी ऑब्लिगेशन जैसे कि लायबिलिटी वगैरह सब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिया रहेगा और रिप्रेजेंट करना चाहिए एंटिटी ऑब्लिगेशन टू रीपेमेंट हैज़ एट अ गिवन डेट। मतलब एंटिटी का ऑब्लिगेशन क्या क्या है उस डेट पे, वो हमें राइट एंड ऑब्लिगेशन में देखना है। एंटिटी ओन और कंट्रोल द इन्वेंट्री रिकॉर्डिंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज द परचेज इनवॉइस हैव बीन मेड इन द नेम ऑफ क्लाइंट। परचेज इनवॉइस क्लाइंट के नेम के लिए वो पेमेंट हुआ रहेगा। एनी इन्वेंट्री हेल्ड बाय एंटिटी ऑन द बिहाफ ऑफ अनदर एंटिटी हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑफ द एंटिटी। एनी इन्वेंट्री कोई भी इन्वेंट्री हेल्ड हुआ हो एंटिटी का नाम में behalf of another entity have not been recognized as a part of inventory of the entity, has not been recognized as a part of inventory of the inventory। एग्जाम्पल के लिए हमें देख लेना है consignment agreement can be checked,
प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर में हमें देखना है वेदर पार्टिकुलर आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रॉपर्ली क्लासिफाइड एंड डिस्क्राइब्ड एंड डिस्क्लोज. Presentation and disclosure assessment are considered during the course of audit to determine that the disclosure are complete and accurate. डिस्क्लोजर कंप्लीट एंड एक्यूरेट होना चाहिए. डिस्क्लोजर जो बहुत ही ज़्यादा मटेरियल मिसएस्टिमेट होने का चांस होता है उसे प्रोफेशनल जजमेंट, ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट, सिग्निफिकेंट जजमेंट एंड क्वालिटेटिव असेसमेंट होना चाहिए. ऑडिट टीम एसेस करेगा कंप्लीट एंड एक्यूरेसी ऑफ डिस्क्लोजर बाय डिटरमाइनिंग दैट द डिस्क्लोजर प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन इन मैनर दैट डजंट मटेरियली ओमिट, डिस्टोर्ट और मिसलीड द यूजर. The balance have been appropriately segregated or disaggregated. The related disclosure are understandable in accordance with the applicable financial reporting framework. के हिसाब से इसका एग्जांपल में हमें देख लेना है. एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस हैव बीन फेयरली एलोकेटेड बिटवीन, मतलब एम्प्लॉय बेनिफिट का एक्सपेंस है वो फेयरली एलोकेट हुआ है कि नहीं. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द प्रोडक्शन एक्टिविटी, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ पर्सनल रिलेटेड टू एनी सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट अदर देन इन्वेंट्री. एग्जाम्पल टू में जैसे कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन वो अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज हुआ है कि नहीं एज पर AS 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर के हिसाब से. और शेयर कैपिटल के हिसाब से रिकॉन्सिलेशन ऑफ द नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग और एंड में रिपोर्टिंग पीरियड के हिसाब से वो देख लेना है फॉर द शेयर कैपिटल. और गाइज ये वीडियो इतना ही और कंटिन्यू हम रखेंगे नेक्स्ट वीडियो तक. थैंक यू.